So hello guys, welcome to our YouTube channel Infinity Education Hub एंड आज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल का पेपर जो कि 2018 वाला है एंड इसमें हम पर्टिकुलरली आज पढ़ेंगे फिजिक्स के हमने इसमें 10 क्वेश्चंस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो यस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज, किस टाइप की फोर्स होती है, अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर, बोथ और नन ऑफ दीज। सो वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, बिकॉज हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की नहीं दो चार्ज बॉडी के बीच में लगती है एंड चार्ज कैसा होता है आपका पॉजिटिव, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। सो इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती है वो भी दो टाइप की होती है, वन इज रिपल्सिव एंड वन इज अट्रैक्टिव। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेचर 11 इज, और यहाँ पे नेचर की जगह नंबर भी हो सकता है। सो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है आपको कि द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर 11 इज, 11 का मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका फॉर्मूला होता है m into 10 raised to power n, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम जनरली बोलते हैं पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 भी इसको हम बोलते हैं, बिकॉज दिस नंबर ये आपको देगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ 10। ओके, सो क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी डिजिट गिवन है, 11। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी होनी चाहिए। सो इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे कि अगर हमारी डिजिट 1 से लेके 4 तक है तो जो हमारा डेसिमल है वो आफ्टर फर्स्ट डिजिट, आफ्टर फर्स्ट डिजिट। ओके, एंड अगर हमारा नंबर 5 और 5 से लेके 9 तक है देन हमारा जो डेसिमल पॉइंट होगा वो लगेगा बिफोर फर्स्ट डिजिट। ओके, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर द डिजिट 11। सो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, हमारे पास नंबर दिया है 11। सो ये लिख दिया हमने यहाँ पे नंबर 11। पॉइंट, अगर किसी भी नंबर में आपको पॉइंट नहीं गिवन है तो इन द एंड ही को पॉइंट लगेगा। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट इसके बीच में लगेगा कि जब हमारा डेसिमल जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट करता है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी एंड अगर वो राइट में शिफ्ट करेगा तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो हमने बोला कि जब डेसिमल जो है हमारा वो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में आ गया नहीं तो ये होगा पॉजिटिव, एंड अगर डेसिमल हमारा राइट साइड में शिफ्ट होगा then this value will be the negative, means order of magnitude हमारा नेगेटिव डिजिट में आएगा। तो यहाँ पे 11 है और हमने क्या पढ़ा, एक और कॉन्सेप्ट, वो 1 से 4 तक फर्स्ट डिजिट के पहले आफ्टर फर्स्ट डिजिट एंड 5 to 9 क्या आ जाएगा बिफोर फर्स्ट डिजिट। बी से समझ लिया, बी बिफोर 1। ओके, सो यहाँ पे कौन सी डिजिट है, 1 है, तो डेसिमल हमारा इस साइड को शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1.1 into 10 raised to power 1, क्योंकि डेसिमल आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा आफ्टर फर्स्ट डिजिट, 1 से 4 आफ्टर फर्स्ट डिजिट, डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट। तो ये यहाँ आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1, सो इसका आंसर हो जाएगा 1। एंड अगर आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा डीप कॉन्सेप्ट समझना है तो हमारा जल्दी ही एक बैच स्टार्ट हो रहा है टीजीटी कमीशन के लिए, नॉन मेडिकल की फिजिक्स के लिए। ओके, एंड उसमें आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड हो जाएंगे, आपने ऑनलाइन पढ़ना होगा तो वो भी हो जाएगा, एंड आल्सो अवेलेबल अदर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, बायो, केमिस्ट्री। ओके, तो इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो में को शॉर्ट रखना है तो इसमें इतना ही करवा सकता हूँ मैं। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ओके लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
A ball drop from height h, क्वेश्चन में आपको गिवन है हाइट h, तो ध्यान देना है क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, आपको बस हल्का सा कॉन्सेप्ट लगाना है, आंसर आपका निकल जाएगा। A ball drops from height h, the velocity attained by the ball, बॉल की वेलोसिटी कितनी अटेन हुई जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, यहाँ से आपने एक बॉल को ड्रॉप करा, मान लीजिए ये ग्राउंड है, सो इसको टच करने से जस्ट पहले मतलब यहाँ कहीं आपकी बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, हमारे पास आंसर है 0√gh √2gh एंड -√2gh, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा √2gh। अब देखते हैं कि ये आंसर निकलेगा तो निकलेगा कैसे, कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो मान लीजिए ये हमारी बॉल है, ओके, बॉल को हमने एक हाइट से ड्रॉप करा, वो है क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास h, एंड यहाँ पे हम छोटा सा गैप डाल देंगे कि जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ये है आपका ग्राउंड, ओके, दिस वन इज योर ग्राउंड। बॉल को हमने गिराया क्योंकि फेंकते तो उसमें फोर्स भी लगता, सो बॉल को हमने गिराया यहाँ से जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, यहाँ पहुंच, जब बॉल यहाँ पे पहुंच गई सो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सो यहाँ पे हम मान लेंगे कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, क्योंकि बॉल जो है वो रेस्ट पे था, एंड वर्टिकल मोशन है तो यहाँ कहीं पे g भी लग रहा होगा, g आपको पता है 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, और जो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जो बॉल ने ट्रैवल करा उसको हम बोल देंगे बॉल की डिस्प्लेसमेंट, ओके, तो h को ले लेंगे हम s। अब बात किसकी हो रही है, बात हो रही है हमारी मोशन की, तो हमें जनरली पता है कि अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगा, तो हमें ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है जिससे हमारे पास v की वैल्यू आए, क्योंकि u तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है एंड v इज योर फाइनल वेलोसिटी, तो हमें निकालना गया है क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे v² - u² इज इक्वल टू 2as। अब आप बोलोगे कि यही वाला फॉर्मूला क्यों, क्योंकि v हमें निकालना है, u हमारे पास है, एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि यहाँ से लेके जब यहाँ तक बॉल नीचे आएगी तो उसके ऊपर कुछ g भी तो लगेगा, तो g हमारा होता क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी की वजह से हो या किसी और चीज की वजह से है तो एक्सेलरेशन ही, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी g एंड डिस्प्लेसमेंट आपको पता है s। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए v² माइनस इसकी हमें वैल्यू पता है 0 2gh, v² इज इक्वल टू 2gh, और जब स्क्वायर इस साइड जाएगा इस साइड, तो v इज इक्वल टू √2gh एंड दिस इज योर आंसर, ओके। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन मेक्स एन एंगल 30। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन से आपका ढंग से निकलता है, फोर्स कितनी लग रही है 4 न्यूटन, ओके, एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री विद x एक्सिस, ओके, हमें निकालना है y कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस, ऑप्शन आपके पास गिवन है, इसमें से आपका राइट आंसर होगा 2 न्यूटन। अब देखते हैं होगा कैसे। सो इसमें आपको पता है कि एक आप ड्रॉ करेंगे y एक्सिस एंड एक ड्रॉ करेंगे x एक्सिस। अब हमें पता है कि थीटा जो है आपके x एक्सिस के अलॉन्ग होता है cos थीटा एंड y के अलॉन्ग होता है आपका sin थीटा, ओके। सो अब आपके पास फॉर्मूला भी है, आपके पास वैल्यूज भी है, पुट करिए एंड आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट आपका हो जाएगा fy इज इक्वल टू f sin ऑफ थीटा, क्योंकि हमसे पूछा है y कंपोनेंट, सो y कंपोनेंट के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा दिस वन, ओके। तो इज इक्वल टू फोर्स आपके पास है 4 sin, वैसे ही आ जाएगा, थीटा एंगल है आपके पास 30 डिग्री, ओके। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है आपको वो याद करना पड़ेगा इसके लिए, जिसमें डिफरेंट वैल्यूज दी होती हैं, साइन के लिए, cos के लिए, tan के लिए, cot के लिए, secant के लिए, ओके। सो 4 sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 2 से 4 कैंसल एंड दिस इज योर आंसर 2 न्यूटन, ओके। इन अदर हैंड अगर आपसे x के लिए पूछा होता तो क्या बन जाता, सिंपली fx इज इक्वल टू
एफ कौन सा होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग cos थीटा, सो एफ cos थीटा, एफ की वैल्यू 4, cos 30 की वैल्यू होती है आपके पास √3/2, so 2 से 4 cancels, so 2 √3. This one is your so okay x के लिए आपकी वैल्यू हो जाएगी ये एंड y के लिए आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 न्यूटन. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 2 न्यूटन. सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो हमारे अगले दो क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे. Which of the following is vector quantity? वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है बहुत ही बेसिक सा है. ये तो 10th 9th 10th के बच्चों को भी पता होता है जिसकी यूनिट मास एंड डायरेक्शन होती है. सो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी एंगुलर मोमेंटम. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है नहीं होती है, वर्क भी नहीं होता है, पावर भी नहीं होती है. सो राइट आंसर इज एंगुलर मोमेंटम. ओके, सो अब हमारा 6th क्वेश्चन. ये भी टेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. ये तो कंडीशन का पेपर है पर टेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है. वर्किंग ऑफ द रॉकेट के वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आपके पास गिवन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी और नन ऑफ दीस. सो आपको पता है कि वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपके कैपिलर्स के लॉ, जो आपके प्लैनेट्स के बीच में जो लॉ एप्लीकेबल होता है वो होता है कैपिलर्स लॉ. तो कैपिलर्स लॉ में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है. ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल. कौन से पाथ में मूव कर रही है, वो कर रही है वो एक सर्कुलर पाथ में. एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है. सो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना लगेगा? सो 0 r/w उसके ऊपर r और r स्क्वायर. सो इसका आंसर क्या होगा? सो आइए पहले इसको समझ लेते हैं, देन आपको आंसर बताते हैं. ये आपका कोई सर्कुलर पाथ है. ओके, यहाँ पे एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कुछ भी रख लीजिए. ओके, सो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v है. सो वेलोसिटी हमेशा ऐसे होती है. ठीक, अब जो इस पार्टिकल को इस सर्कुलर ट्रैजेक्टरी के अंदर खींच के रखे हुए हैं वो है आपकी एक फोर्स जो होती है इसके परपेंडिकुलर अंदर वाली साइड, या इसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से भी जानते होंगे. ओके, सो अब हम रिकॉल करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ. न्यूटन ने क्या बोला था कि जहां कहीं भी फोर्स होगी वहां पे एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. F इज इक्वल टू ma. देन उस हिसाब से यहाँ पे फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर टुवर्ड द सेंटर. सो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी ये हो जाएगा. तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन भी कौन सा हो जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड यू नो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आता है v²r. ओके, सो 0 0 तो बिल्कुल नहीं होगा. यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट निकल के आता है, वो है r/w². आपका जो जनरल बुक्स में फार्मूला दिया होता है वो कौन सा होता है? w²r. ओके, पर यहाँ पे आप देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, सिंपली आपको डिस्प्लेस करके पहले लिख दिया है, r/w² कर दिया. सो फार्मूला तो वही रहा, वैल्यू तो इससे सेम ही निकल के आएगी. सो आपका d इज द राइट आंसर. सो कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें तो जो ओरिजिनल फार्मूला है वो दिया ही नहीं. ओरिजिनल फार्मूला कई बार आपको तोड़ के भी दिया होता है. तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 8th क्वेश्चन है अ मैन पुल्स ए बकेट आउट ऑफ ए वेल. एक कुएं से बाहर एक आदमी एक बकेट को निकाल रहा है. व्हाइल मीन ऑफ ए रोप, एक रस्सी की सहायता से. द वर्क डन बाय द मैन इज, आदमी के द्वारा कितना वर्क डन हुआ? ऑप्शन आपके पास गिवन है पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और नन ऑफ दीस. मतलब वर्क डन जो है आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा या नन ऑफ दीस. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव. यहाँ पर भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं. मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, यहाँ एक्स वाई जेड कोई भी है. ये एक रोप है, यहाँ पे लगी है पुली एंड ये यहाँ लगी हुई है बकेट. डन, इतना समझ आ गया. अब इसके बाद यहाँ पे आप ये वेल ले लेंगे. ओके, मेरे ड्राइंग पे मत जाना. सो ये आपकी बकेट, ये आपका वेल. अब ये बंदा इसको फोर्स दे रहा है, इस फोर्स लग रही है अपर डायरेक्शन में.
ओके, इतना समझ आ गया। देन बकेट विल मूव अपवर्ड, आपकी डिस्प्लेसमेंट भी किस साइड हो रही है, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं, सो डिस्प्लेसमेंट भी आपकी हो रही है अपवर्ड में, एंड फोर्स भी आपके अप्लाई हो रही है अपवर्ड में। एंड वी नो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg रेडियस 1 मीटर अबाउट इट्स डायमीटर इज, उसकी वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन आपके पास गिवन है mr स्क्वायर 1/2 kg मीटर स्क्वायर 1/2 mr स्क्वायर एंड 5 kg m स्क्वायर। ओके, सो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा आपके पास 1/2 kg मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि यूनिट्स ये तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो समझते हैं ये चीज कैसे होगी। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है फॉर्मूला mr²। ओके, यहाँ पे क्या है? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए आपका फॉर्मूला होता है 2/5 mr²। और ये जो फॉर्मूला होता है ये आपके डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि सॉलिड स्फीयर के लिए ये वाला होगा स्फेरिकल शेल जो होता है उसके लिए होता है 2/3 mr²। तो डिफरेंट आपकी जो शेप होगी उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो आपको इनको याद करना पड़ेगा खुद से ही। पर इस क्वेश्चन में आपका 2/5 mr² का फॉर्मूला लगेगा, m आपके पास 5, रेडियस आपके पास 1, सो 2/5 5 into 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सो इवेंचुअली आपके पास हो जाएगा 10/5 और इसको कैंसिल करेंगे आप तो 1/5 तो ये 2 बन जाएगा। यस, इसका आंसर हो जाएगा 2 kg 1/2 नहीं, यहाँ 2 kg मीटर स्क्वायर। और जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, पुट करके देख लीजिए आप खुद से 2/5 मास आपके पास 5 और रेडियस है 1 का स्क्वायर 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा आ गया 2/5, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 10/5 एंड 5 into 5 5 to the 10, so 2/1 जिसको जनरली लिख लेंगे हम 2 एंड kg मीटर स्क्वायर। इसका हो जाएगा आपका फॉर्मूला नहीं सॉरी यूनिट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 kg मीटर स्क्वायर। सो हम करते हैं अपना नेक्स्ट हमारा last but not the least question number 10, the angle between the equatorial plane and the orbit plane। एंगल बताना है हमें इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिट प्लेन के बीच में ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज। ऑप्शन है आपके पास 0, 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो आइए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो इसके बीच में आपका वो कॉन्सेप्ट लगेगा जैसे अर्थ रख लीजिए यहाँ पे पोल्स एंड दिस इज इक्वेटर। ओके, सो आपकी जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो मूव करती है वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेस्ट से जाती है वो ईस्ट की तरफ। ओके, सो वो किस तरह से रिवॉल्व करती है और इक्वेटर के दोनों पॉइंट्स आपको पता है। मान लीजिए एक इक्वेटर का पॉइंट ये है, एक ये है, तो इक्वेटर के अराउंड ही वो मूव कर रही है। जहाँ पे इक्वेटर है उसके अलाउंड ही वो मूव कर रही है, तो उसके बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0। इन अदर हैंड अगर आपसे पूछा होता जियोस्टेशनरी की जगह आपके पास पोलर सैटेलाइट दी होती, तो आपको पता है पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व करती है कुछ इस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ। ओके, सो अगर ये पूछा होता जियोस्टेशनरी की जगह यहाँ पोलर सैटेलाइट गिवन होती, सो यहाँ पे आपका ये वाला एंगल हो जाता 90 डिग्री। सो राइट आंसर विल बी दिस। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछी है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो कि इक्वेटर के हिसाब से वेस्ट से ईस्ट में मूव करती है। ओके, सो इसके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। सो ये हो गए हमारे इस 2018 कंडीशन के पेपर के फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के थे। जल्दी ही हमारा जो है कमीशन का बैच स्टार्ट हो रहा है। सो अगर आपने एनरोलमेंट लेनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऊपर गिवन नंबर्स पे। एंड अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नई वीडियो।